एक बार एक आदमी की 16.2 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी लगती है। मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 120 करोड़ रुपयों की। और ये भी आज से काफी साल पहले की बात है, 1988 की। वो टाइम पे 1 करोड़ की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये आदमी ने अपनी लाइफ में कितने मजे किए होंगे और क्या क्या अचीव किया होगा। आप लोगों को मैं इसका आंसर देता हूँ। जैसे इसकी लॉटरी लगी तो इसके कुछ रिश्तेदारों ने इससे पैसे मांगे। जब इसने नहीं दिए तो उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये आदमी किसी तरह बच गया। फिर कुछ टाइम बाद इसकी वाइफ इससे डाइवोर्स करके अलग हो गई और इसकी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा लेके चली गई। और इसी तरह इसने अपनी पूरी लाइफ में टोटल 7 बार शादी की, क्योंकि पहले वाली 6 वाइफ उससे डाइवोर्स लेके अलग हो चुकी थी। फिर उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए, जो सब फेल हो गए क्योंकि उसके पास बिजनेस चलाने का कोई स्किल नहीं था। और फिर उसने कुछ नए पुराने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन वो भी पूरी तरह फ्लॉप हो गए क्योंकि उसके पास अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने का स्किल नहीं था और पैसे कहाँ रखने इसकी भी समझ नहीं थी। और फिर उसने अपने आखिरी के बचे हुए पैसों को बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट में और एफडीज में सेव करना शुरू किया, लेकिन वो भी वक्त के साथ धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। और फाइनली जब इस आदमी की डेथ हुई तब ये 1 मिलियन यूएस डॉलर के कर्जे में था और वो अपनी लाइफ के आखिरी साल $450 की मंथली सैलरी पे गुजारा कर रहा था। अब दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी और बुरी लाइफ का फाउंडेशन आप हमेशा अपनी 20s यानी यंग एज में बिल्ड करते हो। आप अपनी 20s में जिन टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो आप फ्यूचर में उसी टॉपिक्स को ज्यादा एक्सप्लोर करते हो और फिर आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि अगर आपको अभी अपनी 20s में ये नहीं पता कि आप अपना 10,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में लाखों रुपए कमाने के बाद भी आप उसे सही तरह। तो सबसे पहले एक सिंपल स्टोरी की हेल्प से मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेंगे जो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है, जो तीनों 20 साल के हैं। और क्योंकि इनकी एक अच्छी जॉब लग गई है तो इसीलिए इन्होंने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया। अब दोस्तों ये 10,000 रुपीज मंथली एक सिंपल नंबर है, इसीलिए मैंने इसे चूज किया है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक्चुअली में हर महीने 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे या उससे कम, लेकिन एक्चुअली में आपको फोकस इस कॉन्सेप्ट पे करना है जो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों फ्रेंड्स सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे लेकिन अलग अलग स्ट्रेटेजी से, तो इससे हमारा कंपैरिजन काफी इजी हो जाएगा। और फिर हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा एनालिसिस काफी अच्छा होगा। तो सबसे पहला फ्रेंड है सनी। ये एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आता है जहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की माना जाता है। तो एक तरफ इसकी डैडी इसे एफडी में इन्वेस्ट करने को कहते हैं और दूसरी तरफ इसकी मम्मी इसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने को एडवाइस करती है। ये अपने 10,000 रुपीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। 5,000 रुपये ये हर महीने एफडी में इन्वेस्ट करता है जहाँ इसे 7% का इंटरेस्ट मिलता है और बाकी 5,000 ये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। फिर दूसरा फ्रेंड है मोंटी। अब मोंटी एक मॉडर्न फैमिली से आता है जहां उसे पूरी फ्रीडम मिलती है कि वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता है और फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करता है और फिर फाइनली उसे एक स्ट्रेटजी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है जहां आप 50% इक्विटी और 50% डेट में इन्वेस्ट करते हो। मतलब 5,000 रुपीज एक डेट फंड में लगाता है जहां इसे 7% का फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और बाकी 5,000 रुपए ये एक म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करता है एसआईपी के जरिए। और फाइनली तीसरा फ्रेंड है रॉकी। अब रॉकी ने इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया क्योंकि उसे जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना था और उसे एक्चुअली में अमीर बनना था। उसको बिल्कुल भी अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना था। इसीलिए उसने कुछ अमीर लोगों की बायोग्राफीज रीड करना शुरू की और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट उसने वॉरेन बफे की लाइफ को रीड किया कि उनके पास इतनी वेल्थ आई कहाँ से। और तब उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चला कि ये रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है। हम स्कूल में मैथ्स के सब्जेक्ट में कंपाउंडिंग के बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। लेकिन रॉकी को कंपाउंडिंग के बारे में पता चल गया था और उसको ये भी पता चला कि बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब वो खुद कैसे इन्वेस्ट करते जिससे वो इतने अमीर बनते। तो इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पूरे 10,000 रुपीज स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले उसने एक इमरजेंसी फंड साइड में निकाल के रख दिया और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो कोई भी दूसरी फैंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो नहीं करेगा जैसे उसके दूसरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, आधे यहाँ आधे वहाँ। वो सिर्फ एक एसआईपी सेट करता है 10,000 रुपीज की इंडेक्स फंड में। तो शुरुआत वो इंडेक्स फंड से करता है और फिर वो अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इंप्रूव करता है। तो ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ना कोई एफडी में, ना कोई दूसरी पेंशन स्कीम में जैसे पीपीएफ, एनपीएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ना ही वो कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि उसकी इतनी रिसर्च में उसने कोई भी ऐसा रिच इन्वेस्टर नहीं देखा जो इन सब जगह पे इन्वेस्ट करता हो। तो उसने कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट किया अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को ग्रो करने पे। तो बेसिकली ये तीनों फ्रेंड्स 20 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते जो होता है 10,000 रुपीज मंथली। तो 30 साल के पीरियड में ये 36 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और ये देखते हैं कि इन तीनों को अपने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट मिला। तो काफी सालों बाद रॉकी अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाता है एक पार्टी पे। तो जब सनी और मोंटी रॉकी के घर पे आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं
वो देखते हैं कि रॉकी एक बहुत ही बढ़िया से बंगले में रह रहा है, उसके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स है और वो दिखने में काफी फिट भी लग रहा है। तो ये सब देख के वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहां तक उनकी नॉलेज थी रॉकी भी उनकी तरह एक जॉब कर रहा था और उसकी सैलरी भी सेम उनकी जितनी ही थी। तो इसका रीजन ये है कि सनी ने जो 5,000 रुपीज मंथली एफडी में इन्वेस्ट किए थे, तो वो एक साल का होता है 60,000 रुपीज और 30 साल का होता है 18 लाख, जो 7% के रेट से ग्रो होके 61 लाख का हो जाता है। और उसका दूसरा 5,000 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट जो उसने गोल्ड में किया था, उससे उसको 8% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला, क्योंकि इंडिया में गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न पिछले 30-40 सालों में इतना ही रहा है। तो उसका वो 18 लाख का गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अब 74 लाख में ग्रो जाता है, यानी वो टोटल 30 साल के पीरियड में 36 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है और उसके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 1.35 करोड़। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज होती है जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू कम होती रहती है। अब यहाँ पे हम 7.5% का इन्फ्लेशन पकड़ रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया का इन्फ्लेशन इतना ही रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम उसके इन्वेस्टमेंट्स को 7.5% के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो उसके 1.35 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से होती है ऑलमोस्ट 36 लाख, जिसका मतलब यह है कि उसका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में ग्रो हुआ ही नहीं। ये 36 लाख उतना ही अमाउंट है जितना उसने अपनी पूरी लाइफ में अपने साइड से सेव किया, क्योंकि इन्फ्लेशन उसी रेट से बढ़ा जितने रेट से एफडी और गोल्ड ने उसको रिटर्न दिया। तो इस अमाउंट से उसका अमीर बनना तो दूर, वो एक बेसिक इनकम से रिटायर भी नहीं हो सकता। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से पूरे इंडिया के मिडिल क्लास लोग जो इतने सारे बैंक्स में पैसे सेव कर रहे हैं अलग अलग एफडी के जरिए, वो अमीर बन ही नहीं रहे, क्योंकि एफडी सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे फ्रेंड की, जो है मोंटी। अब मोंटी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स दो जगह पे डिवाइड किए थे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एडवाइस से। तो जो 5,000 रुपीज वो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करता है, उसकी वैल्यू 30 साल बाद 61 लाख की होती है। लेकिन जो दूसरा 5,000 रुपीज वो मंथली इन्वेस्ट कर रहा था, वो उसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, मतलब एक म्यूचुअल फंड में, जहां से उसे 14% का रिटर्न मिला। क्योंकि सेंसेक्स पिछले 30-40 सालों से ऑन एन एवरेज 15% की रेट से ग्रो हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसने 1% का एक्सपेंस रेशियो पे किया जो म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है। तो 14% के रेट के हिसाब से उसके वो दूसरे 5,000 मंथली की एसआईपी की वैल्यू होती है 2.4 करोड़ की, मतलब उसका टोटल 10,000 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट 30 साल में एग्जैक्ट 3 करोड़ का होता है। 2 करोड़ 40 लाख इक्विटी से और 60 लाख डेट से। अब अगर हम इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो इस 3 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 करोड़ की होती है, जो एक हिसाब से बुरा नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी 2 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों, अगर मोंटी ने किसी म्यूचुअल फंड के बदले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता जहां उसकी एक्सपेंस रेशियो कम होती, तो उसको 14 के बदले शायद 15% रिटर्न मिलता, मतलब सिर्फ 1% ज्यादा। तो सिर्फ उस 1% एक्स्ट्रा रिटर्न से 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी से उसका इक्विटी पोर्टफोलियो 2.4 करोड़ के बदले 3 करोड़ रुपीज का होता, जो एग्जैक्टली 60 लाख का डिफरेंस होता है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो जितना रिटर्न उसको पूरे 7% के एफडी से मिला, यानी 60 लाख, उतना प्रॉफिट सिर्फ 1% के डिफरेंस की वजह से वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना प्रॉफिट ले गई, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए दूसरों के पैसों से। अब हम बात करते हैं तीसरे फ्रेंड की, जिसने अपना पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया था। तो रॉकी के 10,000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू 15% के रेट से 30 साल में एग्जैक्ट 6 करोड़ की होती है, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 करोड़ की होती है। और ये भी एक बढ़िया अमाउंट है, क्योंकि आज की तारीख में आप 5 करोड़ से बहुत कुछ खरीद सकते हो। लेकिन एक्चुअली में रॉकी ने इंडेक्स फंड के बदले एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया था, जिसके बारे में वो हमेशा सीखते रहता था, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो 20% के रेट से ग्रो हुआ। मतलब हम वही 10,000 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर रहे हैं जो बाकी फ्रेंड ने किया, लेकिन यहाँ पे रॉकी का पोर्टफोलियो 20% के रेट से 17 करोड़ का हो जाता है। अब जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से 20% का रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल है या ऐसा कुछ, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल कंपनी का एग्जांपल देता हूं। अब ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे अगर आप डाबर कंपनी का पिछले 20, 30, 40 सालों का रिटर्न देखोगे, तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 20-22% के रेट से ग्रो होता आ रहा है। मतलब इतना कंसिस्टेंट तो इंडिया में एफडी की इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं है, क्योंकि एफडी की इंटरेस्ट रेट्स भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो, 2 साल पहले ही एफडी के रेट्स कितने कम थे और अब ये कितने इंक्रीज हो गए, लेकिन फ्यूचर में ये फिर से कम ज्यादा होते रहेंगे। लेकिन ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 20-22% के रेट से पिछले 20-30 सालों से ग्रो होता आ रहा है। तो अगर हम इस 17 करोड़ को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो ये आज के हिसाब से 16 करोड़ रुपीस होते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉकी को उसके पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से आपको डिविडेंड मिलता है। तो अगर हम सिर्फ 1% का डिविडेंड यील्ड अज्यूम करते तो ये 16 लाख रुपीस का ईयरली इनकम हुआ, जो उसे घर बैठे बैठे मिलता है। और ये डिविडेंड ऐसा नहीं है कि उसको अभी रिटायर होने पे मिलता है, ये उसको हर साल मिल रहा होता है इन्वेस्टमेंट करने के पहले साल से ही। और इसीलिए वो सारी लग्जरियस चीजें जैसे महंगी कार्स, वर्ल्ड टूर्स और घर का डेकोरेशन, ये सब वो इसी डिविडेंड से बाय कर रहा था। तो ये होता है अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम। और जैसे जैसे उसको डिविडेंड मिल रहा था, वो अपने घर को कभी रिनोवेट करवाता या पैसे जमा करके अच्छी कार खरीदता या घूमने जाता।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इस वीडियो का ये है कि अगर हम एनालाइज करें कि रॉकी और उसके फ्रेंड्स की वेल्थ में और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो इतना फर्क आया है उसका मेन रीजन क्या है, तो अल्टीमेटली अगर आप इस वीडियो में ध्यान दे रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो हमारी लाइफ का होता है तो वो एजुकेशन होता है। वो 2-4 हजार रुपए की बुक्स जो रॉकी ने पढ़ी थी वॉरेन बफेट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की, या शायद उसने स्टॉक मार्केट के कुछ कोर्सेज को अटेंड किए होंगे, उसी की वजह से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला है। क्योंकि 14-15% का रिटर्न लोगों को इंडेक्स और म्यूचुअल फंड से यूं ही मिल जाता है, लेकिन 20% के लिए आपको एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो इसी 5-6% के डिफरेंस को आप देख सकते हो, ये लॉन्ग टर्म में करोड़ों का होता है। हमारे केस में 11 करोड़ का, जो धीरे धीरे करके टाइम के साथ और भी ज्यादा होता रहेगा। क्योंकि फिर बाद में जब भी रॉकी के दोस्त उसके घर में विजिट करते तो वो देखते कि कभी वो एक बड़े घर में अपग्रेड कर रहा है, या कभी बहुत ही बढ़िया सा इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहा है, या वो एक और कार खरीद रहा है, जबकि वो तो काफी सालों से काम भी नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ सनी अपने वही घर में जिसमें उसने सालों से पेंट भी नहीं करवाया है, क्योंकि वो एक बहुत ही टाइट बजट में रहता है और उसके महीने की खर्चे बराबर से निकलती नहीं है, तो वो घर के रिनोवेशन के बारे में कैसे सोच सकता है। तो इसीलिए जिस तरह मैंने इस वीडियो में कहा था कि अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, जैसे 20 साल के बदले 30 साल की एज में, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में जितना नुकसान होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो उसी तरह अगर आपको इंपॉर्टेंट एजुकेशन जैसे कंपाउंडिंग का पावर कैसे काम करता है, या कैसे आप स्टॉक मार्केट से बहुत ही सिंपल तरीके से वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, ये चीजें आपको अपनी लाइफ में बहुत ही लेट पता चलती है, तो इससे भी आपको फ्यूचर में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द हाईएस्ट डिविडेंड। क्योंकि स्टॉक मार्केट से तो हमें 1-2% का डिविडेंड मिलता है और रिटर्न भी सिर्फ 15 से 20% का मिलता है, लेकिन सही तरीके से खुद पे इन्वेस्ट करने से आपको उस छोटे से अमाउंट से लाखों करोड़ों का रिटर्न मिल सकता है। तो इसीलिए अगर मैं अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करता तो मैं अपना सबसे पहला 10,000 रुपीज बुक्स और कोर्सेज में इन्वेस्ट करता। क्योंकि दोस्तों अमीर लोगों का एक सीक्रेट है जो काफी ओपन है, लेकिन कोई इस पे इतना गौर नहीं करता है, वो ये है कि वो अपने टाइम और पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी रिच इन्वेस्टर ये सब फैंसी पॉलिसीज को जैसे यूलिप, रिटायरमेंट प्लान्स, एनपीएफ, पीपीएफ, गोल्ड या एफडी को ना समझने की कोशिश करते हैं और ना ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये जितनी भी स्कीम्स जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग हमें सेल करते हैं, ये सब मिडिल क्लास लोगों को हमेशा मिडिल क्लास रखने के लिए बनाई जाती है। क्योंकि इन सारी स्कीम्स से आपको घुमा फिरा के 8-10% से ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। अगर आपको एक्चुअली में अमीर बनना है तो या तो आप बिजनेस स्टार्ट करने में अपना पूरा फोकस डालो, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में जैसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे अपना पूरा फोकस डालो। ये फॉर्मूला वेल्थ क्रिएट करने का काफी सिंपल है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं एक बोनस टिप देता हूँ कि आपको पैसों के साथ अपने माइंड, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप और अपनी कम्युनिटी पे भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए यंग एज से ही। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ की 3 सबसे बड़ी चीजें, अ काम माइंड, अ फिट बॉडी एंड अ हाउस फुल ऑफ लव, ये तीनों चीजें पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा विलियम की रियल लाइफ स्टोरी से कि ज्यादा पैसा आ जाने से उसकी ये तीनों प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई थी। वो ज्यादा डिप्रेस और डर डर के रहता था, उसकी हेल्थ ज्यादा खराब होने लगी और उसका 6 बार डाइवोर्स हुआ। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसीलिए जो हैबिट्स और हॉबीज आप यंग एज में सेट करते हो उसी को आप ओल्ड एज तक लेके जाते हो। तो इसीलिए आपकी कम से कम 3 हॉबीज होनी चाहिए, एक जो आपको मेंटली फिट और क्रिएटिव रखे, दूसरी जो आपको हेल्दी रखे, और तीसरी जो आपको हैप्पी रखे। ये चीजें आपको अभी से अपने 20s से ही करना है, क्योंकि इन सब में कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। तो दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप इस चैनल के वीडियोस देखते हो, आपने ये वीडियो एंड तक देखा है। यही इस बात का प्रूफ है कि आप इस सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्टेड हो और शायद ये पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग आपकी एक हॉबी है। वरना मेजॉरिटी लोग यानी 99% से भी ज्यादा लोगों से आप पूछोगे कि उनकी हॉबीज क्या है, तो वो कहेंगे कि उनकी हॉबीज है म्यूजिक सुनना, इंस्टा पे स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स के सीरियल्स देखना, ये उनकी हॉबीज होती है। और फिर वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। और अगर वैसे लोगों की करोड़ों की लॉटरी भी लग जाएगी और वो पूरी दुनिया भर में घूम भी लेंगे, तो भी वो कुछ सालों में वापस पुअर और अनहैप्पी हो जाएंगे। जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने विलियम की स्टोरी में देखा, क्योंकि वो तो 50 साल पुरानी बात थी जब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब फ्यूचर में ये चीजें और भी ज्यादा एक्सट्रीम होगी। यंग गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा मेकअप करेगी अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, और यंग लड़के फाइनेंशियली पुअर होने के बावजूद भी अमीर दिखने की कोशिश करेंगे। तो पूरी दुनिया सिर्फ अच्छा फील होने के लिए कोशिश करती रहेंगी, एक्चुअली में अच्छा बनने के लिए नहीं। और ये ट्रेंड और भी ज्यादा एक्सट्रीम होता जाएगा। लेकिन जो लोग अपने आप को एजुकेट करते रहेंगे और एक्चुअली में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेंगे और एक बहुत ही कंफर्टेबल और हैप्पीनेस वाली लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना